ये सारे में कल आपका ये कुछ बातें बताई गई थी और आपका प्रकार थोड़ा डिटेल में फिर देखना है हमें। यानी कि जो इंजेक्शन के प्रकार हैं आपका शॉर्टकट में बताया गया था 4 प्रकार। और पहला अस्थाई व्यादेश, दूसरा शाश्वत, तीसरा निषेधात्मक और चौथा समादेशात्मक। इसी में आपका चारों को हम आज बताएंगे और एक एक करके आपका देखा जाए। पहला अस्थाई व्यादेश देखा जाए, एक दिन मैं पढ़ाया भी था इसको। और आपका चूंकि भाई तबीयत आपका उतना सही नहीं थी तो थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया था, तो फिर इसको एक बार मैंने बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ा शॉर्टकट में बता के और जो अगले व्यादेश हैं उन पर आया जाए, प्रकारों पर। देखिए आपको ये बताया गया कि अस्थाई व्यादेश आपका और धारा 37 के क्लाज 1 में दिया गया है। ये जो इंजेक्शन है ये आपका मुकदमे के किसी भी स्टेज में जारी किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो वादग्रस्त संपत्ति है उसका स्टेटस को यानी कि यथा स्थिति में बनाए रखा जाए। यानी कि कोई भी पक्षकार विवाद की संपत्ति को न तो नष्ट करे, न बेचे और न ही उसका मिसयूज करे। इसलिए अस्थाई व्यादेश जारी करके ऐसी संपत्तियों के अंतरण, नष्ट करने या नए निर्माण पर या जो भी हो रोक लगा दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जब तक फैसला न हो जाए वादग्रस्त जो संपत्ति है, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, वह सुरक्षित रखी जाए। यानी कि एक लाइन में यथा स्थिति बनाए रखना, यानी कि जैसी परिस्थितियां हैं, संपत्ति जिस हाल में है उसे उसी हाल में रहने दिया जाए। उससे उसके नक्शे या रूप रंग या अर्थात कोई नया निर्माण न किया जाए। जैसे सबसे अच्छा आपका जहाँ पढ़ रहे हैं ये भी संपत्ति विवादित है। मलेट्री वाले कहते हैं कि हमारी है, मकान मालिक कहते हैं कि हमारी है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो बस ये है कि स्टेटस क्यों बनाए रखा जाए, यथा स्थिति बनाए रखी जाए। यानी कि जैसे ये बिल्डिंग है उसी प्रकार रहने दिया जाए। आप कोई भी पक्षकार नया निर्माण नहीं कर सकता। ये जो आप जहाँ बैठे हैं तो आपने देखा भी कि अभी शूटिंग होने वाली थी चौराहे पर, तो आकर मलेट्री वालों ने रोक दिया कि ये ज़मीन हमारी है और मकान मालिक भाई कहेंगे कि हमारी है। इस बारे में कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है। तो संपत्ति पर कोई नया निर्माण न किया जाए, ये कोर्ट का आर्डर है। नहीं तो ये जो जगह है आप भी देख रहे हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और अब तक विवादित नहीं रहती तो ये करकट नहीं रहता। यहाँ कई स्टोरी क्या हो जाती, बिल्डिंगें और माल इत्यादि खुल गया होता। तो ये बताया गया अस्थाई व्यादेश आपका जारी करना न्यायालय का विवेकाधिकार होता है। ये व्यादेश आपका मुकदमे के किसी भी स्टेज में जारी करके और किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या न करने से रोका जा सकता है। जैसे किसी मकान को ले लीजिए कि दोनों पक्षकार कोई स्थिति में बदलाव नहीं लाएंगे, यानी कि कोई नया निर्माण नहीं करेंगे। अस्थाई व्यादेश जब जारी किया जाता है तो यह एसआरए से कवर न होकर सीपीसी से कवर होगा। और कब जारी किया जाएगा इसका उल्लेख आपका सीपीसी के आर्डर 39 में किया गया है। अस्थाई व्यादेश आपका माने कि जब मुकदमा पेंडिंग हो या जब मुकदमा सब जुडिस हो
न्यायालय के विचाराधीन हो तभी ये इंजंक्शन इशू किया जा सकता है। और जब न्यायालय फैसला दे दे यानी कि फैसले के बाद डिक्री पारित करे तो जो डिक्री के माध्यम से व्यादेश दिया जाता है वह हमेशा के लिए दिया जाता है। उसे परपेचुअल या शाश्वत या अस्थाई व्यादेश कहते हैं। अस्थाई ही एक बचा है। अब जो ये अस्थाई व्यादेश जारी किया जाता है इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ सिद्धांत हैं और 3 सिद्धांत याद रखिएगा, मैं बताया भी था। पहला सिद्धांत यानी कि जो पक्षकार अस्थाई व्यादेश अपने फेवर में जारी कराना चाहता है वह न्यायालय को पहली चीज से संतुष्ट कर दे कि हजूर प्राइमा फेसाई मैटर है, अर्थात कम से कम इतना एविडेंस पेश करे कोर्ट में कि कोर्ट को लगे कि मामले में दम है और वादी अनुतोष पाने का हकदार है। यानी कि कम से कम शुरुआती दौर में वादी इतनी बातें न्यायालय में सिद्ध करे कि न्यायालय को ये बिलीव हो जाए कि प्राइमा फेसाई या प्रथम दृष्टया मामला सही प्रतीत होता है और वादी अनुतोष पाने का क्या है हकदार। दूसरा, वादी को ये बात सिद्ध करनी पड़ेगी कि हजूर अपूरणीय क्षति हो जाएगी, यानी कि अगर आपने हमारे फेवर में व्यादेश जारी नहीं किया तो अपूरणीय क्षति होगी। अपूरणीय क्षति का मतलब ये नहीं हुआ कि उसके लिए क्षतिपूर्ति आप नहीं दिलवा सकते। अपूरणीय क्षति का मतलब क्षतिपूर्ति या डैमेजेज दिलवाना पॉसिबल है, लेकिन अगर आप हमें डैमेजेज भी दिलवाते हैं, क्षतिपूर्ति भी दिलवाते हैं तो वह सफिशिएंट या पर्याप्त अनुतोष नहीं होगा और बाद में हमें मुआवजा दिलवाकर ही क्या करेंगे। अतः आप हमें मुआवजा न दिलवाइए बल्कि इंजेक्शन जारी करके विपक्षी को यह कार्य करने से क्या करिए, रोकिए। अगर आपने यह कार्य करने से नहीं रोका तो हमें ऐसा नुकसान होगा जिसके लिए मुआवजा भी आप बाद में दिलवाते हैं तो उस मुआवजे से ये जो नुकसान है उसकी भरपाई संभव है कि नहीं, संभव नहीं है। तो दूसरा सिद्धांत ये, जब इंजेक्शन की मांग की जाएगी तो प्लेंट में ये तीनों बातें लिखना कंपलसरी है। भाई विवेक नहीं है, ये तीनों बातें क्या की जाएंगी, हर हाल में लिखी ही जाएंगे। और तीसरा, सुविधा का संतुलन। तो वादी ये न्यायालय में दिखाए कि हजूर जो सुविधा असुविधा की जहाँ तक प्रश्न है, सुविधा का संतुलन हमारे फेवर में है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हमारे पक्ष में व्यादेश जारी नहीं करेंगे तो हमें ज़्यादा असुविधा होगी और प्रतिवादी को सुविधा होगी। अतः हमारी भलाई के लिए, हमारे आपका सुविधा के लिए आप व्यादेश हमारे पक्ष में जारी करिए, क्योंकि सुविधा का जो बैलेंस है वह किसके फेवर में है, हमारे। तो अगर 3 बातें आपका वादी साबित कर देता है तो न्यायालय आपका टेम्पररी इंजेक्शन जारी कर सकता है। कब तक के लिए, जब तक न्यायालय कोई अगला आदेश न दे। तो एक उदाहरण मैं बताया था, फिर मकान वाला उदाहरण बताया जाए। एक ही जमीन है और भी उस जमीन पर आपका जबरदस्ती कब्जा करके निर्माण शुरू कर दिया है, तो ये तुरंत जाए कोर्ट में और डिमांड करे, मुकदमा एक तो दायर करे और मुकदमा दायर करते ही डिमांड करे कि हजूर ये ज़मीन मेरी है, ये प्राइमा फेसाई मैं कागज पत्तर पेश कर रहा हूँ। दूसरा, बी को मेरे ज़मीन पर मकान बनाने से रोका जाए
क्योंकि अगर मकान बना ही लिया और बाद में आप हमें मुआवजा भी दे देंगे तो वह जो क्षति हमें होगी उसकी भरपाई संभव नहीं है। और तीसरा, सुविधा का संतुलन हमारे क्या है, फेवर में, अतः आप तुरंत इंजंक्शन जारी करके प्रतिवादी को हमारी जमीन पर मकान बनाने से रोकिए। अब कब तक न्यायालय रोक सकता है? जब तक न्यायालय का विवेक हो, जब तक न्यायालय अगला कोई आदेश न दे दे। तो प्रतिवादी इस व्यादेश को खंडित करा सकता है कि हजूरवादी ने फर्जी मुकदमा कर दिया है, ये जमीन मेरी है, इसका मैं हकदार हूँ, अतः जो आपने इंजंक्शन जारी किया था वह क्या करिए, रद्द करिए। प्रतिवादी विरोध कर सकता है। इस प्रकार आपका दूसरा देखिए, नकारात्मक या प्रोविटरी इंजंक्शन या आपका नकारात्मक व्यादेश। नकारात्मक व्यादेश न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक ऐसा आदेश होता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में ये आपका ताली और थाली बजाकर बगल वालों को काफ़ी परेशान कर रखा है, तो बगल वाले कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और कह सकते हैं कि ये नींद में खलल रोड डालता है, अतः रात में ताली और थाली बजाने से इसे क्या किया जाए, रोका जाए। तो जहाँ भी आ जाए कि इस कार्य को करने पर क्या लगा दिया, न्यायालय ने इंजंक्शन द्वारा रोक लगा दिया, तो निश्चित याद रखिए वह जो इंजंक्शन होगा वह कौन सा होगा, आपका कह सकते हैं निषेधात्मक या प्रोविटरी। वहीं दो आपका बचा है, एक परिपिचुअल इंजंक्शन तो और दूसरा मैंडेटरी, यानी कि जो आपका दो प्रकार बचा है। एक आपका परपिचुअल बचा है, परपिचुअल यानी कि शाश्वत व्यादेश, और एक मैंडेटरी यानी कि समादेशात्मक या आज्ञापक, या आप कह सकते हैं आपका समादेशात्मक। तो अब इसी दोनों प्रकारों को हमें देखना है। देखिए आपका जहाँ तक परपिचुअल इंजंक्शन की बात है, पहले परपिचुअल समझिए, यही थोड़ा बड़ा है, समादेशात्मक तो आपका बहुत छोटा है। देखिए आपका 37 का क्लास 2 निकालिए और वहीं से आपको उठाना है। धारा 37 का क्लास 2 बताता है कि जो परपिचुअल इंजंक्शन होते हैं, जो शाश्वत व्यादेश होते हैं, जो अस्थाई व्यादेश होते हैं, वह मामले की सुनवाई के पश्चात जारी होते हैं। मैंने एक पक्ष को सुनकर नहीं, कि कौन पक्ष को, दोनों। ये जो मैंडेटरी इंजंक्शन होते हैं, पहला, इसका जारी किया जाना न्यायालय का विवेक है। दूसरा पॉइंट, ये बिना सुनवाई के जारी ही नहीं होते। तीसरा, मेरिट पर विचार करने के पश्चात इशू होते हैं, यानी कि न्यायालय मामले के गुण दोष पर, अच्छाई बुराई पर क्या करता है, विचार, और तब इस इंजंक्शन को जारी करता है। इसके बाद ये जो इंजंक्शन है परपिचुअल, ये हमेशा के लिए जारी होते हैं, कुछ समय के लिए नहीं। कब जारी किया जाएगा, कब जारी नहीं किया जा सकता, ये आधार ये सारे में ही बताया गया है। यानी कि 39 सेक्शन बताएगा कि कब जारी किया जाएगा, और 41 है ना, देखिए एक लाइन, हाँ 38 ये बताएगा कि कब जारी किया जा सकता है, और सेक्शन 41 बताएगा कि कब इशू नहीं किया जा सकता। फिर सेक्शन याद रखिए, धारा 38 में ये प्रावधान है कि कब शाश्वत व्यादेश जारी किया जा सकता है,
और सेक्शन 41 में आपका जो प्रावधान है कि कब परपेचुअल इंजंक्शन जारी करने से न्यायालय इनकार कर सकता है। तो प्रयास ये करिएगा कि प्री और मेंस के लिए ये जितने आधार इसमें हम बताएंगे वह आधार तैयार करना पड़ेगा। बिहार में सेक्शन भी मिलाने के लिए आया है और सेक्शन भी आपको याद होना चाहिए। 38 में कब इशू किया जाएगा और 41 में है कि कब इशू करने से न्यायालय क्या कर देगा, डिनाई। अगला देखिए, इसमें अभी सामान्य बातें बची हैं। शाश्वत व्यादेश डिक्री द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी कि जब न्यायालय निर्णय या फैसले के बाद डिक्री पारित करता है तो डिक्री में ही आपका नीचे आदेश लिख देगा, यानी कि यह जो व्यादेश है यह डिक्री के द्वारा आदेश के माध्यम से प्रदान किया जाता है और एकदम अंत में मुकदमे के किया जाता है, पहले नहीं। जब मुकदमे में जजमेंट आ गया और जजमेंट के बाद क्या बनी, डिक्री, तो डिक्री में ही एक आदेश दे दिया जाता है और प्रतिवादी को कोई कार्य करने या न करने के लिए कुछ समय के लिए नहीं बल्कि शाश्वत या परपेचुअल का मतलब ये हुआ कि कब तक रोका जाता है, हमेशा के लिए। और ये कहाँ से गवर्न होगा, एसआरए से। अब आपका एसआरए की धारा 38 और 41 देखना है। एक धारा देखिए हम निकाल लीजिए, सही रहेगा आपका। 38 देखिए, धारा आपका 38 ये बताते हैं कि शाश्वत व्यादेश कब अनुदत्त किया जाता है, यानी कि परपेचुअल इंजंक्शन न्यायालय कब जारी कर सकता है। अब एक प्रावधानों को देखिए। पहला खंड, 3 खंड हैं इस अध्याय में। अंतर्विष्ट या निर्दिष्ट अन्य उपबंधों के अध्ययन यह है कि शाश्वत व्यादेश वादी को उसके फेवर में विद्यमान बाध्यता के, चाहे वह अभिव्यक्त हो या विवक्षित हो, भंग का निवारण करने के लिए अनुदत्त किया जा सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो अस्थाई व्यादेश होता है वह पहला पॉइंट ये है कि कब वादी के फेवर में इशू किया जा सकता है। तो कानून ये कहता है कि अगर वादी के पक्ष में कोई बाध्यता विद्यमान है और प्रतिवादी उस बाध्यता को भंग करना चाहता है तो प्रतिवादी को हमेशा के लिए उस बाध्यता को भंग करने से क्या किया जाएगा, रोकने के लिए कौन सा इंजेक्शन जारी किया जा सकता है, शाश्वत। अब 1-2 उदाहरण देखिए इस पर। फिर एक बार देखिए, ऑब्लिगेशन या बाध्यता शब्द को समझिए पहले, तब आपका और बताया जाए। जहां तक ऑब्लिगेशन या बाध्यता शब्द का प्रश्न है, एक बार फिर याद रखिए, बाध्यता शब्द की परिभाषा आपका दी गई है और जो सेक्शन दिया गया है वह आपका दिया गया है ये 2A, यानी कि ये सारे की, देखिए तो सही है ना, तो ये सारे की धारा 2A में ऑब्लिगेशन या बाध्यता शब्द को परिभाषित किया गया है। बाध्यता का मतलब ये हुआ कि ऐसी ड्यूटी, ऐसा कर्तव्य जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, यानी कि कानूनन उसे लागू कराया जा सकता हो। जैसे आप फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं तो राज्य का ऐसा कर्तव्य जिसे अगर राज्य वायलेशन करता है तो हम न्यायपालिका से उस कर्तव्य को इन्फोर्स करा सकते हैं। तो ये मूल अधिकार भी एक बाध्यता है
ये बाध्यता किसके पक्ष में विद्यमान है? जनता के पक्ष में। और किसके विरोध में विद्यमान है? राज्य के। राज्य पर ये राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वह हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन न करे। ये राज्य की बाध्यता है और ऐसी कर्तव्य है, ऐसा बाध्यता है जिसे विधि द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सकता है, कानूनन लागू कराया जा सकता है। और मैं लगातार बता रहा हूँ, आगे पढ़ाना भी है कि अगर राज्य अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं? आपका कह सकते हैं कि हाई कोर्ट। ऐसी दशा में अब आइए आगे देखा जाए। अब एक उदाहरण ऐसा देखा जाए जो बाध्यता हो। फिर एक बार बाध्यता को समझिए। देखिए, वादी को बाध्यता का मतलब ये हुआ कि वादी के प्रति कुछ अधिकार था और प्रतिवादी का कुछ कर्तव्य था। और प्रतिवादी का जो कर्तव्य था वह नैतिक या सामाजिक न होकर विधिक कर्तव्य था। और प्रतिवादी उस विधिक कर्तव्य को भंग करता है तो न्यायालय उस विधिक कर्तव्य को भंग करने के लिए शाश्वत आदेश जारी करके प्रतिवादी को हमेशा के लिए रोक सकता है, चाहे वह कर्तव्य एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो। इम्प्लाइड मतलब विवक्षित या आचरण द्वारा। अब एक उदाहरण आप देखिए सटीक। मान लीजिए ए ने अपने जमीन का पट्टा बी को दिया और ये शर्त लगाई गई आपका कि बी इस जमीन से कंकड़ और पत्थर या मिट्टी नहीं निकालेगा। तत्पश्चात बी उस जमीन से मिट्टी खोदने लगा, निकालने लगा या कंकड़ वहां से निकाल कर हटाने लगा तो ए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और ये मांग कर सकता है कि हमारे फेवर में आपका माने हमारे पक्ष में आपका बी की बाध्यता विद्यमान है और बी का ये कर्तव्य है संविदा के तहत कि वह इस जमीन से मिट्टी नहीं खोदेगा। अतः आप बी के खिलाफ परपिचुअल इंजंक्शन हमेशा के लिए आदेशित बी को करिए कि बी कभी भी माने भविष्य में कभी भी ये कार्य नहीं करेगा, जमीन से मिट्टी नहीं निकालेगा। तो जब हमेशा के लिए बी को रोका जा रहा है कि तुम जमीन से पत्थर, कंकड़ या मिट्टी नहीं निकालोगे, तो जैसे ही हमेशा के लिए कहा गया, ये व्यादेश क्या हो गया? शाश्वत। और यही रहता कि जब तक न्यायालय अगला कोई आदेश न दे दे तब तक नहीं निकालना, तब यह स्थायी नहीं होता। क्योंकि यानी कि मुकदमा चल रहा है तब तक तो कौन हो जाता? अस्थायी। दूसरा देखिए आपका, जबकि ऐसी कोई बाध्यता संविदा से उत्पन्न होती हो तब न्यायालय अध्याय 2 में अंतर्विष्ट नियमों और उपबंधों द्वारा मार्गदर्शित होगा। अब आगे देखिए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो अध्याय 2 फिर बैक होइए, अगर वादी को कोई अधिकार था और प्रतिवादी का कोई कर्तव्य था और प्रतिवादी या विपक्षी का ऐसा कर्तव्य था जिसे कानूनन लागू कराया जा सकता था और मामला कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, यानी कि जो अधिकार कर्तव्य उत्पन्न हुए हैं वह संविदा से उत्पन्न हुए हैं, तो क्या ऐसे कर्तव्य के निर्वहन माने ऐसे कर्तव्य को भंग करने के लिए शाश्वत आदेश जारी किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। लेकिन आपका किस अध्याय में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए ये होगा?
अध्याय 2 में, तो अध्याय 2 में बता चुका हूँ, धारा 9 से लेकर 25 तक है कि कब संविदा का विशिष्ट पालन होगा, मुख्य रूप से धारा 10, और कब संविदा का विशिष्ट पालन नहीं होगा, धारा 14। तो जिन संविदाओं का विशिष्ट पालन संभव है, अब याद रखिएगा, सामान्यतः उन संविदाओं में शाश्वत व्यादेश जारी किया जा सकता है, और जिनका विशिष्ट पालन संभव ही नहीं है उनमें शाश्वत व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। एक उदाहरण देखिए आपका शाश्वत व्यादेश द्वारा। अब आइए, जैसे कि लमली बनाम आपका वैगनर का ही केस उठाइए इसमें, कि अब ये पॉइंट पकड़ना है कि ये एसआरए की सेक्शन 10 से कवर होगा कि 14 से। देख, ए एक गायक है और बी से करार करता है कि वह अगले 2 माह तक प्रतिदिन तुम्हारे रंगशाला में गाना गाएगा। तो आपका और ए आपका 20 से जो वादा किया है, तो इसमें देखिए अगला आपका, अगर मामला यानी कि जो ड्यूटी उत्पन्न हुई है अगर संविदा से रिलेटेड है, तो क्या शाश्वत व्यादेश जारी करके कर्तव्य को भंग को रोका जा सकता है कि नहीं। तो इसके लिए जो संविदाओं के विशिष्ट पालन का अध्याय है वहाँ से ये बातें कवर होंगी। तो फिर एक बार याद रखिए, अगर जो संविदा है अगर सेक्शन 14 वाली है, तो शाश्वत व्यादेश जारी करके कर्तव्य को भंग से रोका नहीं जा सकता। और अगर मामला किस में आ जाए, सेक्शन 10 में, तब कर्तव्य के भंग को शाश्वत व्यादेश द्वारा क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। यानी कि दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि जिन संविदाओं का विशिष्ट पालन हो सकता है उनमें शाश्वत व्यादेश जारी किया जा सकता है, करेगा नहीं, बाद नहीं है। और जिनमें आपका विशिष्ट पालन संभव नहीं है उसमें न तो अस्थायी व्यादेश और न ही शाश्वत व्यादेश, लेकिन भी लगाना है। और धारा अंतिम जो सेक्शन हम बताए थे वो भी थोड़ा सतर्क रहना इसमें। और एक उदाहरण हम लेते हैं तब अंतिम सेक्शन को कोरिलेट करते हैं। जैसे कि ए ने आपका कह सकते हैं कि बी से वादा किया कि तुम्हारे रंगशाला में हम प्रतिदिन गाना गाएंगे। ए एक दिन गाना गाया, उसके बाद गाना गाने से इनकार कर दिया। हाँ, एक और इसमें शर्त लगाई जाए, और ये कहा था कि इस 2 माह में मैं कहीं और गाना नहीं गाऊंगा, यानी कि दूसरी जगह कहीं भी मैं गाना नहीं गाऊंगा। तो आप लोग बताइए, पहला नियम बताइए, जो गाना गाने की संविदा है वह पर्सनल या व्यक्तिगत अर्हता या योग्यता पर आधारित है, पर्सनल क्वालिटी पर आधारित है, तो धारा 10 में आएगी कि 14 में। और इसका विशिष्ट पालन संभव है कि नहीं,
नहीं है तो गाना गाने से मना करने को क्या व्यादेश द्वारा रोका जा सकता है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस संविदा का विशिष्ट पालन संभव नहीं है। लेकिन भी लगाना है। और धारा 42 कल हम बताए थे, अगर इस संविदा में हम देखें तो संविदा में दो बातें हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो जहां न्यायालय सकारात्मक बातों का विशिष्ट पालन नहीं करा सकता तो व्यादेश जारी करके उसको रोक भी नहीं सकता। लेकिन अगर नकारात्मक बात है तो उसको व्यादेश द्वारा रोका जा सकता है। तो न्यायालय इंजंक्शन जारी करके एक को कह सकता है कि जो ये नकारात्मक करार है कि इस 2 माह के अंदर मैं और कहीं गाना नहीं गाऊंगा, इस पर तुम्हें रोक लगाई जाती है। तो ये हो सकता है, माने ये संभव है। और किस केस में आया? लमली बनाम वैगनर। और सेक्शन भी याद रखिए, किस सेक्शन से ये गवर्न होगा? 42। तीसरा देखिए, जबकि प्रतिवादी वादी के संपत्ति के अधिकार या उपभोग पर आक्रमण करे या आक्रमण करने की धमकी दे, यानी कि जो प्रतिवादी हैं आपका वादी की प्रॉपर्टी के अधिकार या उपयोग पर, यानी कि जो वादी का अपनी संपत्ति पर अधिकार था या यूज का अधिकार था, उस पर कौन अटैक कर दिया है, उसके अधिकार को कौन उल्लंघित किया है? प्रतिवादी। या उल्लंघित करने की क्या दे रहा है? धमकी। तो एक तो उल्लंघित करवाइए और एक धमकी दिलवाइए। तो उल्लंघित ये हो सकता है कि ए का आपका जमीन थी और बी जाकर उस जमीन पर जबरदस्ती ए के अधिकार का उल्लंघन करते हुए और बी मकान का निर्माण शुरू कर देता है। तो न्यायालय जब अंत में फैसला सुनाएगा, डिक्री पारित करेगा, तो बी को ए के जमीन पर हमेशा के लिए मकान बनाने से क्या कर सकता है? रोक सकता है। देखिए, यहाँ आक्रमण हो चुका है, अर्थात आक्रमण हो चुका है का मतलब यहाँ ये निकालिएगा कि मारा पीटी न निकाल दीजिएगा। आक्रमण हो चुका है का मतलब ये हुआ कि प्रतिवादी ने वादी के संपत्ति संबंधी अधिकारों या उसमें यूज का जो वादी का अधिकार है उसका उल्लंघन अभी धमकी नहीं दिया है, बल्कि उल्लंघन कर दिया है। यानी कि एक की जमीन थी और कौन जाकर उस पर मकान बनाना शुरू कर दिया है? बी। तो बी को हमेशा के लिए मकान बनाने से रोका जा सकता है कि नहीं? रोका जा सकता है। तो ये आक्रमण की धमकी दिया है कि कर दिया है? कर दिया है। अब धमकी एक दिलवाइए। ए की जमीन थी, बी जाकर ए को धमकी दिया कि परसों से हम इस जमीन पर हमारे लेबर लगेंगे और इस पर हम मकान बनवाएंगे। तब तक ए चला गया कोर्ट में और कहा कि हजूर ये ज़मीन मेरी है, और बी हमें धमकी दिया है कि तुम्हारे ज़मीन के अधिकार का हम क्या करेंगे? वायलेशन, और कुछ दिनों बाद हम इस ज़मीन पर मकान का निर्माण कराएंगे। तो क्या न्यायालय हमेशा के लिए बी पर व्यादेश जारी करके बी को रोक सकता है कि नहीं? रोक सकता है। तो या तो आक्रमण प्रतिवादी ने कर दिया, यानी कि वादी के सांपत्तिक अधिकार का क्या की कर दिया है? उल्लंघन। या अभी उल्लंघन नहीं किया है, बल्कि उल्लंघन करने की अभी क्या दे रहा है? धमकी। तो दोनों दशाओं में इन इन आपका परपेचुअल इंजंक्शन इशू किया जा सकता है। अब देखिए बैरक की अगली भाषा, आपका दोनों दशाओं में भाई किया जा सकता है। अब जो खंड 3 था इसका एक सामान्य उदाहरण हमने बताया। खंड 3 में
आपका चार बातें हैं जहाँ की अगर वादी के प्रॉपर्टी के राइट या यूज पर प्रतिवादी आक्रमण कर देता है या आक्रमण करने की धमकी देता है तो नीचे चार ऐसी कंडीशन दी गई हैं जहाँ की न्यायालय कौन सा इंजंक्शन जारी कर सकता है। आपका शाश्वत व्यादेश जारी कर सकता है, यानी कि आपका परपेचुअल। देखिए आपका चार, जहाँ की प्रतिवादी वादी के लिए उस संपत्ति का न्यासी हो। इसका मतलब कि जो प्रतिवादी हैं वह वादी के लिए उस संपत्ति का ट्रस्टी है, न्यासी है। एक उदाहरण समझिए। देखिए आपका वादी बना लिया जाए और प्रतिवादी बना लिया जाए तो न्यासी कौन है? न्यासी आपका प्रतिवादी है और हिताधिकारी कौन है? वादी। देखिए फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, मैं बताया था इसको उदाहरण सहित 2-3 बार बताया हूँ। एक ट्रस्ट का उदाहरण लिया जाए। मान लीजिए ये मकान था और इससे विश्वास सृजित किया गया। विश्वास का मतलब ये होता है ट्रस्ट या शुद्ध हिंदी में न्यास। न्यास का मतलब हुआ बिलीव करना। और इस मकान का न्यासी ए को बनाया जाता है और ये इस न्यास का कुछ उद्देश्य होता है। तो इस ट्रस्ट का उद्देश्य ये है कि जो इस मकान से किराया आएगा वह बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो जो ये ए जो है, जो न्यास का देख रेख करता है, गार्जियन कहिए या न्यास की देख रेख करने वाला, इसको हम क्या कहेंगे? न्यासी। और जो ये बच्चे हो गए, ये क्या हो गए? हिताधिकारी। तो अब समस्या ये है कि न्यासी किसके हित के फेवर में काम करेगा? हिताधिकारी, बेनिफिशरी या बच्चों के। अब न्यासी क्या कर रहा है? न्यासी देखिए, जो ये मकान है, जो उसका न्यास के अंतर्गत कर्तव्य है, उसका या तो उल्लंघन कर दिया या उल्लंघन करने की क्या दे रहा है? धमकी। तो कोई भी बच्चा, कोई भी हिताधिकारी न्यासी के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है और मुकदमा दायर करके परपेचुअल या शाश्वत या हमेशा के लिए न्यासी के विरुद्ध व्यादेश जारी करने की मांग कर सकता है और कह सकता है कि इस कार्य को करने से हमेशा के लिए न्यासी को रोका जाए। या तो न्यासी इस मकान पर आक्रमण कर दिया है, यानी कि बच्चों के हित के विपरीत कार्य कर दिया है, या अभी किया नहीं है बल्कि क्या देता है? धमकी। तो कौन जा सकते हैं कोर्ट में? बच्चे। बच्चे मतलब कि हिताधिकारी। तो बेयर एक्ट थोड़ा समझने का प्रयास करिए, क्योंकि कई लोग बेयर एक्ट ही नहीं पढ़ पाते। देखिए बेयर एक्ट में क्या लिखा है। जहाँ की प्रतिवादी वादी के लिए उस संपत्ति का न्यासी हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो विपक्षी है वह वादी के लिए उस प्रॉपर्टी का ट्रस्टी है और ट्रस्ट का वायलेशन कर रहा है या वायलेशन करने की अभी क्या दे रहा है? धमकी। तो कौन कोर्ट का दरवाजा खटखटा के परपेचुअल इंजंक्शन जारी करा सकते हैं? हिताधिकारी, यानी कि बच्चे। इस उदाहरण में अगला देखिए दूसरा, जहाँ की उस वास्तविक नुकसान का जो उस आक्रमण द्वारा कारित हो या जिसका उस आक्रमण द्वारा कारित होना संभाव्य है, अभिनिश्चित करने के लिए कोई मानक विद्यमान नहीं है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब देखिए क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वादी न्यायालय को यह दर्शित कर दे
कि हजूर, प्रतिवादी का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को भंग करने से रोका जाए, क्योंकि अगर प्रतिवादी ने अपने कर्तव्य को भंग कर दिया तो ऐसी दशा में मुआवजा कितना मिले इसके लिए कोई मापदंड नहीं है। यानी कि मुआवजा निर्धारित करने के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई मापदंड नहीं है। और प्रतिवादी का जो कर्तव्य था, यानी कि एक लाइन ये रहा कि अगर प्रतिवादी अपना कर्तव्य भंग कर देगा तो मुआवजा हमें कितना मिले इसके निर्धारण के लिए कोई पैमाना नहीं है। और जब कोई पैमाना नहीं है तो आप प्रतिवादी को ऐसा करने ही क्यों देंगे। हमेशा के लिए कर्तव्य भंग करने पर क्या लगा दीजिए, रोक। क्योंकि इसके लिए मुआवजा निर्धारित करना कोई मापदंड या आपका स्टैंडर्ड है नहीं कि मुआवजा कितना दिया जाए, इसके निर्धारण का कोई उपाय नहीं। और अगला इसके विपरीत आपका कि मुआवजे का निर्धारण तो आप कर देंगे, लेकिन बाद में हमें मुआवजा दिलवाकर ही क्या करेंगे, और मुआवजा पर्याप्त अनुतोष नहीं होगा। यानी कि मुआवजा तो हमें मिल सकता है, लेकिन हमें पर्याप्त अनुतोष चाहिए, उचित अनुतोष चाहिए। और उचित अनुतोष मुआवजा न होकर इंजेक्शन है। अतः आप हमारे फेवर में इंजेक्शन जारी करके और प्रतिवादी को वह कार्य करने से सदैव के लिए क्या करिए, रोक दीजिए। और अंतिम आपका है कि आपका जहाँ की व्यादेश न्यायिक कार्यवाहियों में बाहुल्य निवारित करने के लिए आवश्यक हो, यानी कि न्यायिक कार्यवाहियों की बाढ़ न आ जाए, न्यायिक कार्यवाहियों की बाहुल्यता न आ जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा मुकदमे न हो जाएं। अगर बहुत ज़्यादा मुकदमे होने की संभावना है तो न्यायालय व्यादेश जारी करके नए लोगों को रोक सकता है कि ये कार्य न करिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मुकदमे क्या होंगे, हो जाएंगे। यानी कि कुल मिला ये हम कह सकते हैं कि यदि न्यायालय को लगता है कि अगर हमने शाश्वत व्यादेश जारी नहीं किया तो ये विवाद ऐसा है कि तमाम मुकदमे इस विवाद को लेकर लोगों द्वारा दायर किया जा सकता है और मुकदमों की भरमार हो जाएगी। अतः मुकदमों की भरमार को रोकने के लिए कौन सा व्यादेश जारी कर दिया जाए, शाश्वत, और हमेशा के लिए प्रतिवादी को यह कार्य करने से क्या किया जाए, रोका जाए। अगला देखिए आपका कब शाश्वत व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, इसका उल्लेख आपका 41 में किया गया है। 41 की लिस्ट याद करनी पड़ेगी और कोई उपाय नहीं है। मेंस के लिए प्रयास करिए कि ये लिस्ट क्या करिए, तैयार करिए। देखिए 41 व्यादेश कब नामंजूर किया जाता है। व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जा सकता, यानी कि शाश्वत व्यादेश कब जारी करने से न्यायालय डिनाई कर देगा, ये 41 में है। देखिए पहला, किसी व्यक्ति को किसी ऐसी न्यायिक कार्यवाही के अभियोजन से अवरुद्ध करने का जो ऐसे वाद के जिसमें व्यादेश इच्छित हैं दायर किए जाने के समय लंबित हो, जब तक कि ऐसा अवरोध कार्यवाहियों के बाहुल्य को निवारित करने के लिए आवश्यक न हो। इसका मतलब ये हुआ कि एक मुकदमा पेंडिंग है, उसी दौरान आप दूसरा मने अभियोजन करना चाहते हैं, तो ऐसी दशा में न्यायालय अभियोजन पर रोक लगाने से क्या कर देगा, इनकार। लेकिन रोक लगा सकता है कब, जबकि
कार्यवाहियों की भरमार को रोकना क्या है आवश्यक। देखिए उदाहरण सटीक इस पर थोड़ा मिल नहीं पाया है, हम जैसे ही मिलता है इसको फिर बताएंगे, आगे चला जाए। एक दो ऐसे पॉइंट हैं कि अभी उदाहरण आपका कुछ खोजने हैं और लिखवाया जाएगा, तो जैसे ही आपका दिमाग में उदाहरण आता है या सटीक एक दो उदाहरण मिलता है बताया जाएगा। अगला देखिए आपका खंड बी, देखिए को हम बताएंगे उदाहरण सहित, जैसे उदाहरण दो तीन मिलता है दिमाग में या आता है नया नया। तो बी देखिए, किसी व्यक्ति को ऐसे न्यायालय में जो उस न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है जिससे व्यादेश ईप्सित हैं, किसी कार्यवाही को आपका संस्थित या अभियोजित करने से अवरुद्ध करना। इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य न्यायालय में कोई कार्यवाही करना चाहता है या प्रतिवादी के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा करना चाहता है, तो क्या न्यायालय अन्य कार्यवाही करने पर रोक लगा सकता है कि नहीं, या नया कोई मुकदमा क्रिमिनल करने से रोक लगा सकता है कि नहीं, नहीं लगा सकता। और क्या इसके लिए अध्यादेश जारी हो सकता है कि नहीं, नहीं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि जिला जज के न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और व्यक्ति उस मामले में हाई कोर्ट में जाना चाहता है, तो क्या जिला जज हाई कोर्ट जाने से रोक सकते हैं कि नहीं, नहीं। और मामला सिविल था, क्रिमिनल भी था, जैसे मानहानि का मामला है और प्रतिवादी चाहता है कि हम अभियोजन भी चला दें, यानी कि आपराधिक मुकदमा भी इन पर क्या करें, चला दें, तो क्या आपराधिक मुकदमा दायर करने से रोका जा सकता है, नहीं। तो तुरंत सेक्शन आप आएंगे, धारा 3 है कि 4 है कि ये जो ये सारे हैं ये व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के लिए प्रयोग होगा, क्रिमिनल मामलों के लिए नहीं। तो कौन सी धारा है, 3 है कि 4 है। एक बार यूपीजे में ये पूछा गया है, आपका 4 ही है ना, देखिए एक बार पूछा जा चुका है, धारा 4। अगला देखिए, किसी व्यक्ति को किसी विधायी निकाय के समक्ष आवेदन करने से अवरुद्ध करने को। अब समस्या ये आई कि क्या किसी व्यक्ति को कोई चुनाव लड़ने से न्यायालय अस्थायी व्यादेश जारी करके रोक सकता है कि नहीं, नहीं रोक सकता। यानी कि अगर न्यायालय ये रोक लगा दे कि हम तुम्हारे खिलाफ इंजक्शन जारी करते हैं, आगे से न तो सांसदी का चुनाव लड़ोगे न प्रधानी का, तो आप लोग बताइए क्या ऐसा व्यादेश दिया जा सकता है कि तुम कोई विधायी चुनाव ही नहीं लड़ोगे, नहीं दिया जा सकता। लड़ने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अगला देखिए, किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले में कोई कार्यवाही दायर करने या अभियोजित करने से अवरुद्ध करने को। तो अभी हम बता दिया कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि सिविल कार्यवाही के साथ साथ वह क्रिमिनल कार्यवाही भी करे, तो क्या क्रिमिनल कार्यवाही करने पर रोक लगाई जा सकती है कि नहीं, नहीं। क्योंकि ये सारे का प्रयोग सिविल मामलों में किया जाएगा, क्रिमिनल मामलों में। और कौन सी धारा फिर कवर होगी, 4। अगला देखिए, ऐसी संविदा का भंग निवारित करने को जिसका विनिर्दिष्ट पालन प्रवर्तनीय नहीं है। आपका फिर आ जाइए, गाना गाने की संविदा, विवाह की संविदा, आपका भोजन बनाने की संविदा इत्यादि की संविदा, पियानो बजाने की संविदा। ये जो संविदाएं हैं ये चूंकि धारा 14 के तहत व्यक्तिगत अहर्ता पर आधारित हैं, और जो संविदाएं व्यक्तिगत अहर्ता पर आधारित हैं उनको लागू कराने के लिए, उनको भंग करने के लिए क्या व्यादेश मंजूर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसी संविदाओं में नकारात्मक बातें भी हैं
और न्यायालय सकारात्मक बात को तो लागू नहीं करा सकता क्योंकि वह व्यक्तिगत गुण पर आधारित है। तो क्या नकारात्मक बातों को लागू कराने के लिए व्यादेश जारी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? सेक्शन भी अब याद रखें, अब तो सेक्शन भाई बता ही दिया गया है 42। और कौन केस याद रखिए? लमली बनाम वैगनर। अगला देखिए, किसी ऐसे कार्य के न्यूसेंस के आधार पर निवारित करने को जिसके संबंध में यह युक्त तौर पर स्पष्ट न हो कि वह न्यूसेंस हो जाएगा। यानी कि अगर न्यायालय से मांग की गई है कि हजूर प्रतिवादी इस कार्य से आपका न्यूसेंस फैला देगा, अतः इस कार्य को करने पर प्रतिवादी को इस कार्य को करने पर क्या लगा दी जाए? व्यादेश द्वारा रोक। अगर न्यायालय को ये क्लियर हो जाए कि हाँ प्रतिवादी जो कार्य कर रहा है आगे उससे लोक न्यूसेंस क्या हो सकता है या प्राइवेट न्यूसेंस फैल सकता है, तब तो भाई रोक लगाया जा सकता है। और न्यायालय ये देखता है कि प्रतिवादी के कार्य से ये क्लियर नहीं है कि लोक न्यूसेंस हो सकता है कि नहीं, तब व्यादेश जारी करके और प्रतिवादी के कार्य पर रोक लगाने से न्यायालय इनकार कर सकता है क्योंकि ये क्लियर ही नहीं है कि न्यूसेंस फैल सकता है कि नहीं। क्लियर आपको करना पड़ेगा कि इससे न्यूसेंस क्या होगा, भविष्य में फैलेगा। जैसे कि आपका मोबाइल टावर है, तो आपका जो मोबाइल टावर लग रहे हैं अब कितना न्यूसेंस फैला रहे हैं, कितना रेडिएशन फैला रहे हैं, तमाम जांच रिपोर्ट आती रहती हैं। तमाम लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं, तमाम लोग कहते हैं कि कम फैला रहे हैं। अब ये अभी क्लियर एकदम नहीं है कि क्या होना चाहिए, तो इसीलिए टावर लग ही रहे हैं, आवासीय परिसरों में भी लग रहे हैं आपका मोबाइल टावर। और मोबाइल टावर के नाम पर कितना फर्जीवाड़ा है सोशल मीडिया पर आप भी देख सकते हैं। आपका मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा कि भाई BSNL कंपनी, वोडाफोन कंपनी टावर लगाएगी आपके घर में और आप अपना ये फार्म फिलअप करिए। आपने फार्म भर दिया, सब कुछ होके फ़ोन आ गया, फ़ोन आके सर्वे किया जाएगा, एक दो लोग आके सर्वे भी कर लिए, फिर आपका चले गए, फिर हुआ कि 10,000 सिक्योरिटी मनी भेजिए, और जैसे ही मनी भेजेंगे मनी वाला क्या कर जाएगा? हनी कर जाएगा। हनी यानी कि मनी लेकर क्या हो जाएगा? उसके बाद खोते रहिए वो लिंक ढूंढते रहिए, जल्दी मिलेगा नहीं। और पुलिस का कार्य निष्क्रिय है, यानी कि अगर सक्रिय पुलिस हो जाती तो ऐसे आपका लिंक भेजने वाले क्या हो जाते? अब फर्जीवाड़े का बहुत तरीका आपका चल गया है, तो जो लोग मोबाइल यूज करते हैं भाई फिर एक बार सलाह दी जाती है कि कोई अनजान लिंक आप क्लिक न करिए। पहली सतर्कता। व्हाट्सएप जो कॉलिंग आती है उसको आपका जब तक आप पहचान न रहे हो तब तक न उठाइए। दूसरी सतर्कता, यानी कि तमाम सतर्कताएं बरतनी हैं और तमाम जगहों पर लोग पकड़े भी जा रहे हैं आपका। और मैं बताया भी था कि कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, भाई इसलिए आप सतर्क रहिए और कोई उपाय नहीं है, सतर्कता ही बचाव है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं कितने कांड महिलाओं के प्रति इस समय हो रहे हैं, दिल दहलाने वाली घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कहीं कुछ पुरसा हाल नहीं है। आप उत्तराखंड से लेकर और तमाम राज्यों में देख सकते हैं। तो बस एक है कि भाई सतर्कता ही क्या है, बचाव है, और कोई उपाय नहीं है। कांड हो जाने के बाद आप कह सकते हैं परेशान रहेंगे, इससे अच्छा है कि आप सतर्कता बरतिए
सीसीटीवी कैमरे से लेकर तमाम चीज़ों में सतर्कता बरतना है। और आप चंडीगढ़ का ही कांड देख लीजिए, आपका मैंने वीडियो बनाकर क्या किया गया शेयर, तो तमाम घटनाएं हो रही हैं और ये सोशल मीडिया के कारण भी हो रही हैं। और सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त करिए। भाई, आपका सुप्रीम कोर्ट कहता है आज़ादी है ही, और आज आज़ादी बताई भी जाएगी कि आपको आज़ादी है अपने विचार सोशल मीडिया के भी माध्यम से क्या करने का, प्रकट करने का। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, तो बताया जाएगा। तो आपका शुरुआत अगला देखिए आपका। हाँ, किसी ऐसे चालू रहने वाले भंग को निवारित करने को जिसमें वादी उपमत हो गया हो। उपमत मतलब सहमत ना है तो लिख लीजिए। उपमत का मतलब रजामंद हो गया हो, यानी कि प्रतिवादी अपना कर्तव्य भंग कर रहा हो और वादी उस कर्तव्य के भंग के लिए सहमत हो गया हो। तो जब तुम सहमत हो गए हो तो क्यों आए हो कोर्ट में? भाई, प्रतिवादी ने कोई गलत कार्य किया, अपने कर्तव्यों का वायलेशन किया, और उसके लिए तुम क्या हो गए हो? रजामंद हो गए हो। तो वालंटी नॉन फिट इंजुरिया, जो व्यक्ति सम्मति देता है उसे कुछ नुकसान होता है कि नहीं? नहीं होता। ये मैक्सिम आपका 41 में भी अप्लाई होगी, जो हम बता रहे हैं वही उपमत हो गया। ये मैक्सिम टाट में भी काम करती है और आईपीसी में तो आपका पूछा ही गया था 2018 में। मैंने 2015 में आया था ना कि 18 में, देखिए याद नहीं आ रहा है। वालंटी नॉन फिट इंजुरिया का सिद्धांत आईपीसी के किस सेक्शन में समाहित है? तो 87, यानी कि जो व्यक्ति किसी कार्य के लिए सम्मति देता है वह कार्य विपक्षी ने किया है, तो ऐसी दशा में उस कार्य के लिए नुकसान जो हुआ है वह कार्य करने वाला सामान्यतः उत्तरदायी नहीं होगा। तो आपका ये उतना डिटेल में संभव नहीं है, नहीं तो बताते। टाट में भी आपका जाता है मामला और आईपीसी में भी जाता है। कौन सी धारा? 87। अगला देखिए। तो अगर कार्य ऐसा है कि एक बार चालू हो गया तो रोका नहीं जा सकता, तो सहमति अब वापस नहीं ली जा सकती। कार्य ऐसा है कि बीच में आप जब चाहें तब सहमति वापस ले सकते हैं, कार्य रोक सकते हैं, वहाँ बीच में आप सहमति वापस ले सकते हैं। अब कार्य का नेचर भी देखा जाएगा। कार्य का नेचर भी डिपेंड करता है कि कार्य किस प्रकार का है। अगला देखिए आपका। इसके बाद आपका है कि जबकि सामान्यतः प्रभावकारी अनुतोष कार्यवाही के किसी अन्य प्रायिक ढंग द्वारा निश्चय पूर्वक अभिप्राप्त किया जा सकता हो, सिवाय न्यास भंग की दशा में। यानी कि कुल मिला एक आपका ये मामला इसमें है कि अगर व्यादेश के अलावा अन्य प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं, अन्य अनुतोष भी आप पा सकते हैं और वह पर्याप्त होगा, अपर्याप्त नहीं, बल्कि अन्य अनुतोष क्या होगा? सफिशिएंट। तो न्यायालय व्यादेश जारी करने से क्या कर सकता है? डिनाई। लेकिन एक इसका अपवाद है और वह है आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि न्यास भंग। अगला देखिए आपका। अगला जो क्लाज है ये 2018 में जोड़ा गया। जो निर्माण संबंधी संविदाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली संविदाएं हैं, यानी कि मकान और भवन और फ्लैट का निर्माण वाली, तो अगर कोई संविदा निर्माण वाली संविदा है, न्यायालय ये देखता है कि अगर हम शाश्वत व्यादेश जारी करके निर्माण पर रोक लगाते हैं तो ऐसी दशा में
निर्माण कार्यों में बाधा आएगी या मकान बनने में, फ्लैट बनने में बहुत डिले होगा, यानी कि बहुत क्या होगा, विलंब होगा। वैसे भी मकान जो कंपनियां हैं मकान का वादा करती हैं 5 साल में, और नोएडा और गाजियाबाद में 20-20, 25-25 साल से मामला क्या है, अटका पड़ा है। और अभी 2 बिल्डिंगें जो करोड़ों की बनकर तैयार हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्या हुई, गिराई भी गई। यानी कि तमाम अवैध बिल्डिंगें हैं जो आपका, तमाम बिल्डिंगें रुकी पड़ी हैं, तमाम में विवाद चल रहा है। किसान कह रहे हैं हमारी ज़मीन, और आपका सरकार कह रही है हमारी ज़मीन। और उसी में एक आ गए, यादव सिंह आ गए, और उन्होंने खूब घोटाला कर दिया। किसानों से 10 रुपया की ज़मीन खरीदे तो आपका बिल्डरों को 5 रुपया में बेच दिए, और आपका 5 रुपया में बेचे और खूब पैसा क्या किए, कमा लिए। अरबों रुपया मिला था, अरबों की संपत्ति मिली थी भाई आपका उनके पास। तो आगे देखिए, जबकि वादी या उसके अभिकर्ता का आचरण ऐसा रहा हो जो उस न्यायालय की मदद पाने के लिए निरहित कर दे, यानी कि वादी या उसका एजेंट का जो कंडक्ट है वह गलत है कि सही है, तो गलत है। इसमें एक सिद्धांत है कि साम्य की शरण में आने वाले को स्वच्छ हाथों से आना। अगर वादी आया है कि व्यादेश हमारे पक्ष में जारी किया जाए और पता लगा वादी का ही दोष है या वादी के अभिकर्ता का, तो क्या वादी के पक्ष में व्यादेश जारी किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? क्यों? क्योंकि साम्य का भी तो सिद्धांत है कि वादी को क्लीन हैंड से आना चाहिए। क्लीन हैंड का मतलब ये हुआ कि हाथ धोकर नहीं, हाँ ये नहीं, इसका आशय निकाला जाता है। हाँ ये नहीं कि आपका सैनिटाइजर लगा के आइए, साबुन से हाथ धोकर आइए। इसका मतलब ये हुआ कि जब वादी न्यायालय में वाद दायर कर रहा है, अपने अधिकार की मांग कर रहा है और व्यादेश जारी करने की मांग कर रहा है, तो उस मामले में वादी का कोई दोष हो कि न हो, न हो। अगर वादी या उसके अभिकर्ता में ही फॉल्ट है, तो ऐसी दशा में क्या न्यायालय इंजंक्शन जारी करेगा कि करने से डिनाई कर देगा? डिनाई। अब एक उदाहरण देखिए, आपका हल्का सा हम डिटेल करते हैं इसको। देखिए इसका दो अपवाद हैं, साम्य के इस सिद्धांत का दो अपवाद हैं, और दोनों अपवाद भी पूछा जाता है। पहला, लोकहित का मामला हो, याद रखिएगा, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला हो, यानी कि जहां वादी अपने लिए नहीं बल्कि किसके लिए मुकदमा किया है, पब्लिक के लिए, तो भले वादी में दोष हो, न्यायालय क्योंकि व्यक्तिगत रिलीफ तो दे नहीं रहा है, तो प्रतिवादी के फेवर में आदेश दे सकता है। लेकिन मामला कैसा हो, पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि लोक, जैसे कि आपका PIL लोकहितवाद जो दायर किया जाता है वह केवल व्यक्तिगत हित नहीं रहता, बल्कि किसका हित रहता है, लोक का। तो इसमें भले वादी कुछ दोषी हो। दूसरा, पश्चाताप। पश्चाताप मतलब आत्मग्लानि कर लीजिए। आत्मग्लान का मतलब माफी मांग लीजिए, यानी कि वादी ने गलती की है और कोर्ट में जाकर माफी मांग ले कि हजूर हमसे गलती हो गई, हमें माफ करिए और हमारे पक्ष में क्या जारी करिए, व्यादेश। तब न्यायालय का विवेक है कि चाहे तो माफी दे दे और माफी देकर क्या जारी कर दे, व्यादेश। दो अपवाद हैं। एक उदाहरण इस पर फिर देखा जाए। दो लुटेरे थे भाई, और दोनों लुटेरों ने लूट किया,
लूट करने के बाद जो लूट का सामान था उसके बंटवारे को लेकर दोनों आपका लुटेरों में मतभेद हो गया। मैंने आधा आधा बांटना था और आपका एक लुटेरा ज़्यादा ले लिया, दूसरे को दिया नहीं। तो जिसको लूट का पैसा नहीं मिला वह चला गया न्यायालय में और न्यायालय से डिमांड किया कि हजूर इस लूट का पैसा का बराबर बराबर आप क्या करिए। तो आप लोग बताइए, क्या वादी स्वच्छ हाथों से गया है? तो न्यायालय ने बंटवारा नहीं कराया, जेल भेजा। एक तो गलत काम किए हो और आए हो रिलीफ मांगने, तो जाओ जेल। अब कहाँ भेज दिया? इसीलिए कहा जाता है कि साम्य की शरण में आने वालों को कैसे हाथ में आना चाहिए, सैनिटाइजर लगाकर, यानी कि आपका सैनिटाइजर केवल भाई आपका स्वच्छ हाथों से इसका इरादा निकालिएगा, यानी कि आशय ये नहीं कि स्वच्छ हाथ मतलब लिख लीजिएगा कि हाथ धोकर आए। भाई धोकर नहीं, मतलब कि आपका कोई दोष उस मामले में न हो। अंतिम देखिए, खत्म किया जाए अब। जबकि वादी का उस मामले में कोई पर्सनल इंटरेस्ट ही न हो, व्यक्तिगत हित न हो, यानी कि आपका दाल भात में मूसल चंद आ गए, कहा जाता है ना, यानी कि दाल भात में लड़ाई थी और उसमें चोखा जबरदस्ती क्या करने लगा, प्रवेश करने लगा। यानी कि इसको दूसरी भाषा में समझने का प्रयास करिए, यानी कि जारता से भी समझ सकते हैं इसको, कि पति पत्नी के बीच में एक थर्ड आ गया जिसका कोई पति पत्नी के बीच इंटरेस्ट नहीं है, जार या जार कर्मी आ गया। तो उसी प्रकार दाल भात में कौन आ गए कहा जाता है, मुसलचंद। यानी कि कोई विवाद से मतलब नहीं, इनका एक पाई का इस विवाद से लेना देना नहीं, और आ गए कोर्ट में कि आप उसको क्या करिए, इंजक्शन जारी करके रोकिए। तो न्यायालय ये पूछेगा कि आप कौन होते हैं ब्यादेश की मांग करने वाले। तो ब्यादेश जारी करने से न्यायालय क्या करेगा, क्योंकि कोई हित ही नहीं है। भाई आपका कोई अगर अधिकार प्रभावित हो तो बताइए, हम आपकी बात क्या करें, मान लें। लेकिन एक मामला है जहां आपका ये दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लोकहित का। भाई लोकहित में व्यक्तिगत हित नहीं, ये आप दिखाएंगे कि ये जो हम कर रहे हैं किसके लिए, समाज की भलाई के लिए। भले हमारा व्यक्तिगत हित न हो, लेकिन ये हित जरूर हैं कि हम चाहते हैं कि समाज की क्या हो, भलाई। तो इस प्रकार आपका दो सेक्शन बचे हैं, लिखवाते समय बीच में हम बताएंगे। भाई आपका एक 19 और दूसरा 20 बचा है, अभी भी हमें याद है। तो आपका देखिए, ज्योग्राफी की क्लास आज नहीं चलेगी, सर की थोड़ा बुखार उखार ज़्यादा लग गया है, मौसम भी चल रहा है। तो ज्योग्राफी की क्लास आपका इस हफ्ते रोकी जाएगी, क्योंकि सर आ नहीं पाए हैं, तबीयत डाउन है ज़्यादा, कल ही तबीयत कुछ खराब हो गई थी। तो ज्योग्राफी की क्लास शनिवार तक बंद रहेगी। भाई जो चलता है 12 बजे से।